Hi, Namaste and welcome all of you to today's video. Well, dear viewers, today's video is going to be really special for all of you because as you can see on your screen, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में? Well, this video is a complete analysis of your latest December 20 attempts question paper. हाँ जी बच्चों, अभी अभी आपने हाल ही में जो अपने दिसंबर 20 में SLCM का एग्जाम दिया है, इस पर्टिकुलर एग्जाम के आपके सिक्योरिटीज लॉस के पेपर को जो न्यू सिलेबस में पूछा गया था, आज हम एनालाइज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू एनालाइज इन टू कंप्लीट डिटेल ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट हैज बीन पुट अप इन दिस क्वेश्चन पेपर सो दैट यू गेट अ चांस टू एनालाइज कि आप क्या आंसर्स लिख कर आए हैं और इन आंसर्स पर आपको कैसे क्या नंबर मिलने वाले हैं. सो इट इज जस्ट लाइक एन अटेम्प्ट टू हेल्प यू आउट विद सॉल्विंग योर क्वेश्चन पेपर. आपका क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और चलिए बिना ज्यादा समय गवाए हम इस चीज पर आ जाते हैं. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन पेपर जो आपने नए सिलेबस में दिसंबर 20 के एग्जाम में दिया है. पार्ट नंबर 1 पर आते हैं बच्चों और पार्ट नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ दिस माइट बी अ क्वेश्चन दैट कैन अराउज a good feeling in someone's mind and for someone it may be like कि पहला ही क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेशन पे क्यों आ गया, बट बिलीव मी इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन जो कि म्यूचुअल फंड्स चैप्टर में से उसकी एनएवी की कैलकुलेशन पे दिया गया है. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. सीधे सीधे आपको एक कंपनी के दो डेट्स 2 जनवरी और 3 जनवरी 2019 के कुछ फिगर्स दिए गए हैं. उनकी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो मार्केट वैल्यू है वो दिया गया है. कुछ रिसीवेबल्स, अक्रूड इनकम्स, एक्सपेंसेस दिए हैं और आपको पहले वाले पार्ट में निकालना है ये 2 जनवरी और 3 जनवरी का नेट एसेट वैल्यू, दैट्स NAV. कैसे निकालते हैं हम ये नेट एसेट वैल्यू? तो यू बेटर नो, बहुत आसान सी चीज है. 19,300 भाई थाउजेंड्स में है रुपीस, ध्यान रखिएगा, ठीक है. और इधर 19,800. क्या करना होता है आपको? तो इसमें जो भी रिसीवेबल्स हैं और अक्रूड इनकम है ये ऐड हो जाती है. सो दैट्स हाउ इधर 200 और 150 और इधर भी 200 और 150 हमारे ये रिसीवेबल्स और अक्रूड इनकम्स ऐड हो जाएगी बच्चों. और जो पेबल्स हैं यानी कि 50-50 दोनों तरफ और अदर पेबल्स यानी कि 100-100 दोनों तरफ, ये हमारे एक्सक्लूड हो जाएंगे, इनको हम माइनस कर देंगे. So that's how we derive the valuation. पहले हमारा जो actual value आएगा, the actual market value based on which हमें NAV निकालना है, 19,300 प्लस 200 प्लस 150 माइनस 50 माइनस 100 and same applies for 3rd January, 19,800 plus 200 plus 150 minus 50 minus 100. And what do we get over here? Well, the figure is 19,500 प्लस रिमेंबर फिगर थाउजेंड्स में है तो भाई 3 जीरो और ऐड कर लेना और इधर आएगा आपका 20,000 and for 1,000 we have 3 more zeros added and that's here. यहाँ पर अब ये जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स दिए गए हैं हमें 5 लाख के, इससे हम डिवाइड कर देंगे and that's how we get the NAV. The answer turns up to be 39 for this and for 3rd of January it is 40. तो ये आपका आंसर है, ये आपकी NAV है 39 और 40 की. समझ गए क्या भाई लोग? दूसरे पार्ट पर आ जाइए. दूसरे पार्ट में आपको एक और कॉन्सेप्ट दिया है. बोले रमेश नाम का एक व्यक्ति है. रमेश अकेला कैसे आ गया? रमेश और सुरेश तो हमेशा साथ साथ रहते हैं पर कोई ना, यहाँ रमेश ही दिख रहा है. रमेश ने इस म्यूचुअल फंड में 1,95,000 इन्वेस्ट करे. 2 जैन को इन्वेस्ट करे बच्चों, 2 PM पर करे थ्रू इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम. आपसे बोला है कैलकुलेट करके बताइए कि उसे कितने म्यूचुअल फंड्स अलॉट होंगे, अज्यूमिंग की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ भी नहीं है. नाउ इफ यू रिमेंबर म्यूचुअल फंड का जो चैप्टर है वहां पर NAV कैलकुलेशन की जगह पर एक सीधा टैब्यूलर प्रेजेंटेशन दिया है. यूनिट्स अलॉटमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है और किस तरह से हम वो क्राइटेरिया लेकर चलते हैं कि यदि 3 PM के पहले परचेज कर रहे हो तो सेम डे का NAV, 3 PM के बाद है तो नेक्स्ट डे, और बहुत सारा कैलकुलेशन है. बस वही कैलकुलेशन तो यहाँ पर फिट होना है.
भाई रमेश ने 2 PM पर परचेज करा है, राइट, 2 PM पर करा है, मतलब दिस इज प्रायर टू 3 PM। तो फिर उस हिसाब से आप इन्हें जो NAV कंसिडर करेंगे, ही हैज इन्वेस्टेड 1,95,000 रुपीज, राइट, एंड इन्होंने 2 PM पर करा। तो 2 PM के हिसाब से NAV हमको कब लेना है, सेम डे की लेना है, यानी 2 जनवरी की लेना है, जो क्या आई थी बच्चों, ये आई थी, दैट इज 39। 1,95,000 has to be divided by 39 and the calculation rounds up to 5,000. This means रमेश को 5,000 यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे, assuming transaction cost nil है। This is your answer। 3 आंसर, 39, 40 दो डेट्स की NAV और 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर अलॉटेड टू रमेश। हम आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई, और अगला क्वेश्चन जो सामने आ रहा है वो कहता है होप लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो इशू लाती है 125 करोड़ का टू द पब्लिक, out of which 20 crore was for sale to existing shareholders. 20 crore was for sale to existing shareholders. Now when we say for sale to existing shareholder, मतलब this is like a public cum rights issue, और ऐसा ही interpretation इस question से निकल करके आ रहा है। आपको बताना है कि what are the provisions relating to utilization of the proceeds and also state whether there are any exception available. Now this is quite a simple question। 5 नंबर के हिसाब से हमसे सिर्फ यही पूछा गया है कि भाई आप 125 करोड़ का इशू ला रहे हो, जिसमें से आप 20 करोड़ आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देने वाले हो, दैट्स व्हाट यू से, राइट, इट वॉज फॉर सेल टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हो आप ये, अब आप बताइए कि भाई इशू प्रोसीड्स को कहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो वेल वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लिमिटेशन रिगार्डिंग दिस, कहीं पर भी ICDR को भी अगर हम देखते हैं तो ICDR में भी कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है, बस ये कहा गया है कि वॉट एवर यू हैव स्टेटेड इन योर प्रोस्पेक्टस, जो भी प्रोस्पेक्टस में आपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू बताए हैं, आपको उन ऑब्जेक्ट्स के अनुसार अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, वहीं पर करना है, और वो दैट शुड बी इन ट्यून टू द स्केड्यूल प्रोवाइडेड इन द ICDR. So we don't have much of explanation over here as against the marks. We have a very simple, short, specific explanation that the issue proceeds shall be utilized as per the objects that are being mentioned in our prospectus. जो हमने सभी को prospectus फाइल करा है, उसमें हमने जो भी अपने objectives बताए हैं, that should be in tune to the schedule of ICDR, हम उसके अनुसार इस proceeds का इस्तेमाल करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए और आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 1 के C पर आ रहे हैं तो फिर कुछ कैलकुलेशन है। क्या है भाई कैलकुलेशन? कैलकुलेशन इस तरह से है कि एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट अपने को दी है। इक्विटी शेयर कैपिटल बता रहे हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है, 10% डिबेंचर कैपिटल है जिसमें 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच है, और 21 अप्रैल को बोर्ड बायबैक प्लान कर रही है 5,000 इक्विटी शेयर्स का, फॉर विच दे आर रिक्वायर्ड टू कॉल एन EGM। लेकिन 2016 में कंपनी ने डिफॉल्ट करा था, ओके, इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन टू अ बैंक दैट अमाउंटेड टू 25 करोड़, and they remedied it. That means उन्होंने वो रीपे कर दिया, वो चीज, वो गलती सुधार दी 2017 में। इस सिचुएशन पे कमेंट करिए। ओके, given the facts of the question in mind, if you remember specifically quoting the section number 68 and the section number 69, well 69 की कोई नीड नहीं है स्पेसिफिकली यहाँ पे कंपनी एक्ट के, स्पेसिफिक सेक्शन 68 की अगर अपन बात करते हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो वो हमसे ये कहता है कि कोई भी कंपनी बायबैक करती है तो उसे ये ध्यान रखना है दैट इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स और द इंटरेस्ट देयरऑन, और द रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और इंटरेस्ट देयरऑन, और एनी बैंक लोन और द रिपेमेंट, दैट्स द रीपेमेंट और इंटरेस्ट देयरऑन, वो चीज हमें ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, यदि आप इस चीज को सुधार देते हैं and 3 years have lapsed, 3 सालों का टाइम पीरियड आता है बच्चों, एक यदि 3 साल हो चुके हैं since you made that default good, तो आप अपने बायबैक में आगे बढ़ सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में तो आपका डिफॉल्ट कब हुआ था भाई? 2016 में हुआ था। ये देखिए 2016 में डिफॉल्ट हुआ था, आपने 2017 में उसको ठीक करा है, ठीक है, आपने 2017 में उसको ठीक करा है, यही है ना, इन द ईयर 2016 कंपनी डिफॉल्टेड, यस।
and remedied in 2017. अब अगर इस हिसाब से अगर हम करंट की बात करें, हमसे क्या बोल रहे हैं कि भाई कमेंट करो अबाउट सिचुएशन पे, तो आप दोनों पॉसिबिलिटीज लिख दीजिए यहाँ पर। पहली पॉसिबिलिटी 2017 के 3 साल खत्म होने के बाद अल्फा लिमिटेड बायबैक जो है वो यहाँ पर कर सकती है। यदि 3 साल खत्म नहीं हुए हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। डेट हमें दी हुई है 21 अप्रैल बता रहे 2018, यानी कि स्पेसिफिक डेट 2018 को हम बायबैक प्लान कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है, फिर दोनों पॉसिबिलिटी नहीं भी दोगे चलेगा, सीधा सीधा क्लियरली लिख दो कि 1 ही साल हुआ है, 3 साल का टाइम ड्यूरेशन लैप्स नहीं हुआ है, एंड दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बायबैक नहीं कर सकते हैं जब तक 3 साल खत्म ना हो जाए। ठीक है, 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ। आइए पार्ट डी पर। Now the part D is another practical case study and it's related to Romeo International Limited. Okay, ICICI is getting quite romantic with this. Romeo International Limited की बात कर रहे हैं, एक इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, BSE पे लिस्टेड है। Friday 14 December 2018 को one of the shareholders of the company, that's Ganesh, who was already holding 30% of stake in the company, made a public announcement of open offer for acquiring 13 करोड़ इक्विटी शेयर्स जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है बच्चों, और दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 26% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रोमियो इंटरनेशनल लिमिटेड। ओके, 13 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, वो अक्वायर करने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट देते हैं, 14 दिसंबर को देते हैं, और इससे 26% इक्विटी शेयर कैपिटल रोमियो इंटरनेशनल लिमिटेड की गणेश के पास आ जाएगी। इस अनाउंसमेंट में जो ऑफर प्राइस कोट करा जा रहा है वो है 500 रुपया प्रति शेयर। 13 करोड़ शेयर्स वो अक्वायर करने वाले हैं 500 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से भाई। ठीक है, अब क्या करना है, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशंस के हिसाब से आपको निकालना है 2 चीजें। पहले क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन एस्क्रो अकाउंट। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक डायरेक्ट एंड अ सिंपल प्रोविजन, विद इन 2 days, राइट। सीधा सीधा सा ये पॉइंट यहां पर निकल करके आता है कि हमको ये क्या करना है, विद इन 2 वर्किंग डेज प्रायर, ये याद रखना बच्चों, हाँ, प्रायर टू द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट हम ये पैसा एस्क्रो अकाउंट में डालेंगे एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन। दूसरी चीज यही पूछ रहे हैं अमाउंट कितना होता है, तो अमाउंट जो रहता है वो आपके जो टोटल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है उस पर बेस्ड रहता है। पहले 500 करोड़ के लिए 25% और 500 करोड़ से एक्सेस जितना भी होता है उसके ऊपर अपने को एडिशनल 10% देना पड़ता है। सो आपका कैलकुलेशन कैसे बेस्ड होगा भाई, 13 करोड़ जो है उसको आपको 500 से मल्टीप्लाई करना है, 13 5s are 65, 65 यानी 6500 करोड़। अब 6500 करोड़ में पहले 500 करोड़ के लिए आपको कितना देना है बच्चों, 25% देना है, और बचे हुए 6000 करोड़ के लिए आपको एडिशनल 10% देना है। दिस इज हाउ योर आंसर वुड बी डिराइव। 500 करोड़ के लिए 25% निकाल लीजिए, 6000 करोड़ के लिए 10% निकाल लीजिए, और इतना पैसा है जो कि आपको यहां पर देना है। दैट शैल बी योर आंसर। ठीक, पार्ट बीबीएस का एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द एस्क्रो अकाउंट। क्या क्या चीजें हैं जो एस्क्रो अकाउंट में डाल सकते हो, तो भी बेटर नो यार, 2-3 ऑप्शंस दिए गए जहां ये कैलकुलेशन आता है किताब में, वहीं पर कि आप या तो इसमें सीधा डायरेक्ट कैश डाल सकते हैं या आप एक बैंक गारंटी डाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। बैंक गारंटी आप डाल सकते हो इन द फेवर, किसके फेवर में डालते हो, ऑफ कोर्स जो आपका लीड मर्चेंट बैंकर या मैनेजर होता है उसके फेवर में आप एक गारंटी भी पुट अप कर सकते हो। या यू कैन ऑल्सो डिपॉजिट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर्स ऑल्सो, या कोई भी ऐसी दूसरी फ्रीली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी जो है विद द एडिक्वेट वैल्यू, ऑफ कोर्स अप्रोप्रिएट मार्जिन, वो आप यहाँ डाल सकते हो। तो 3 सोर्सेज हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है जो किताब में दिया गया है, वो पैसा आप इस अकाउंट में डाल सकते हो। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। 5-5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गए। हम बढ़ चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं जहां हमारे पास ऑप्शन है भाई। अब ऑप्शन है और बोल रहे हैं या तो क्वेश्चन 2 सॉल्व करो या 2A सॉल्व करो। देखो आपने जोन सा भी सॉल्व करो उस हिसाब से अपन आते हैं एक एक पढ़ करके आगे।
टैंगो ट्रेडिंग लिमिटेड पब्लिक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स एनएससी पर लिस्टेड है। कंपनी ईसॉप्स प्लान कर रही है एम्प्लॉयज के लिए जो वो ट्रस्ट रूट से प्लान कर रही है एज पर द शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस। Company is willing to issue shares under ESOP schemes to one of its whole-time director Irfan जिसके पास 12% के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स है। इन चीज को ध्यान में रखते हुए दो पार्ट है जो इसमें आंसर करना है। पहला, क्या कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स टू इट्स डायरेक्टर इरफान अंडर ईसॉप? सीधा सीधा यहां पर एम्प्लॉय की डेफिनेशन पहले तो चेक कर लीजिए। क्योंकि ईसॉप सिर्फ एलिजिबल एम्प्लॉयज को मिलेंगे। सीधी सी डेफिनेशन है, ये आपको कंपनी एक्ट में भी आ जाती है जहां पे ईसॉप्स पढ़ते हो, और शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में भी आ जाती है। So all the permanent and full-time employees of the company, whether in or outside India वाला definition यहाँ पर है, including employees of its subsidiaries, but हम exclude कर देते हैं बच्चों यहाँ पे independent directors को। ऐसे employees जो कि promoter है या promoter group को belong कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा important point जो यहाँ applicable है, जिनके पास already 10% या उससे ज्यादा का, जिनके पास 10% का stake already कंपनी में है, उनको नहीं दे सकते ESOP। उस हिसाब से इरफान के पास तो ऑलरेडी 12% है एंड दैट मींस इरफान इज नॉट एलिजिबल। यहां पर इरफान के पास ऑलरेडी इतने शेयर्स हैं, इसलिए इरफान एलिजिबल नहीं। पार्ट 1 कंप्लीटेड। दूसरे पार्ट में बोल रहे प्रिपेयर अ ब्रीफ नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईसॉप थ्रू ट्रस्ट रूट। एक सीधा सा डायग्राम दिया है किताब में, अब भी इमीडिएटली अपना स्टडी मटेरियल खोलना, और ट्रस्ट रूट ऑटोमेटिक रूट जो दो होते हैं उसमें ट्रस्ट रूट का एक डायग्राम दिया है आपको किताब में। सीधा सीधा ट्रस्ट बना रहे हैं, फिर उनको लोन दे रहे हैं, फिर शेयर्स इशू कर रहे हैं, फिर शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। बस वो 4-5 पॉइंट है, दैट इज इनफ, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन सिर्फ 4 नंबर का है। तो वो पूरा डिटेल वाला जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो नहीं दियो भाई, इतना सारा टाइम कहाँ होगा आपके पास। आई बिलीव आप सबने वो शॉर्ट में ही लिखा है, एक कैलकुलेशन है छोटा सा और नीचे फिर ये चीज है। ठीक है, चलो ये हो गया ए पार्ट। फिर आते हैं अपन बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या कहता है भाई? सेबी में टेक एनी ऑफ द मेजर्स ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज और ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन, enumerate the measure in light of the provisions of the SEBI Act। चैप्टर ऑफ सेबी एक्ट, किताब में जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट चैप्टर दिया गया है आपका सेबी एक्ट, उस स्टडी मटेरियल में उस पार्ट में सेबी के बहुत सारे पावर्स दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दोज जनरल पावर्स एंड फंक्शंस जो सेक्शन 11 से स्टार्ट होते हैं, एंड देन यू हैव 11(2), 2A, 3, 4, बहुत सारे पॉइंट्स है, याद आए? वहीं पर एक सेक्शन आता है बच्चों, सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 जो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, और उसके दौरान किसी दूसरे तरह के मेजर्स उठाने पर आधारित है। 4-5 पॉइंट है, रिस्ट्रेन कर देना, लिमिटेशंस पुट अप कर देना प्रोसीडिंग्स के दौरान, फिर उसके बाद ऑफिस बेरर्स को सस्पेंड कर देना। 4-5 लाइन से पॉइंट दिए 11 सबसेक्शन 4 के, बस वो यहाँ कोट हो जाएंगे। 4 नंबर में इतना इनफ है, तो आप चेक कर लो आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है, फिर अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है वापस से एक और, कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रस्टी एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ सीआईएस, एक्सप्लेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट राइट्स अवेलेबल टू ट्रस्टी। अगेन सीधा डायरेक्ट आंसर है इसका तो यार, जहां कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाला चैप्टर दिया है स्कीम्स का, वहां पर सीधे सीधे राइट्स जो हैं ट्रस्टीज के पास 2 से 3 पॉइंट राइट्स में दिए, और नीचे फिर उनकी ऑब्लिगेशन है, इंफॉर्मेशन मंगाना, बुक्स मंगाना, डॉक्यूमेंट्स मंगाना, वो सारी की सारी चीजें हैं जो सीधे सीधे वहां पर दी गई हैं। वो सीधे सीधे उनकी बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं, ऐसे 2 पॉइंट करीब है वहां, और उसके बाद नीचे उनके ऑब्लिगेशंस है। सिंस द क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स और स्पेसिफिकली राइट्स में सिर्फ 2 ही पॉइंट है, तो आप थोड़े बहुत ऑब्लिगेशन और ऐड कर दिए होंगे यहाँ पर, आई बिलीव इतना आप समझे होंगे। 4-5-6 ऑब्लिगेशंस भी दी गई है वहां पर ट्रस्टी की, स्कीम की केयर टेकिंग है, प्रॉपर्टी की केयर टेकिंग है, टाइमली अपडेट्स टू सेबी है, ऐसे 5-7 पॉइंट लिखे हैं, और ये 4 नंबर आपकी जेब में है। पेपर बढ़िया आया है इस बार। दिस इज समथिंग आई वुड एक्चुअली से एज अगेंस्ट पास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स जहां लगा बच्चों को कि कुछ पेपर टेक्निकल था, दिस वाज क्वाइट अ डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर, एंड इफ यू वर थ्रू विद द कॉन्सेप्ट्स तो आसानी से 70 नंबर ला सकते हो यार, आसानी से। चलो डी पार्ट पर आओ, डी पार्ट पर बढ़ रहे भाई आगे, और डी पार्ट पर बढ़ते गए आगे तो एक और प्रैक्टिकल केस स्टडी आ गई अब अपने सामने। ठीक है भाई, क्या है ये? यंग लिमिटेड एक कंपनी है, कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, ओके, एनएसटी पर लिस्टेड है 1 जनवरी 2017 से।
Promoters are now exploring possibility to voluntarily delist on or before 2019. Voluntary delisting की सीधी मेन कंडीशन कम से कम 3 साल लिस्टिंग होनी चाहिए. यहीं पर ही क्वेश्चन की क्लैरिटी आ जाती है. By providing exit opportunity to public shareholder, assume that you are a legal advisor and accordingly answer the following questions. Following questions को आपको आंसर करना है इस संबंध में. ठीक है, पहला क्या बोल रहे हैं? कंपनी एलिजिबल है फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग इन टर्म्स ऑफ डीलिस्टिंग? नो. सबसे पहली ही चीज यहां पर सीधे सीधे आ जाती है. अगर डीलिस्टिंग रेगुलेशंस की हम बात करें तो रेगुलेशन नंबर 4 स्पेसिफिकली यहां कोट हो जाएगा, जहां पर एटलीस्ट 3 साल लिस्टेड होना जरूरी है यदि वॉलंटरी डीलिस्ट कराना चाहते हो. तो आप 17 को तो लिस्ट हुए थे और 19 को डीलिस्ट कैसे करा लोगे वॉलंटरीली? तो ये पॉसिबल नहीं है. दूसरा क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस कंडीशंस अंडर व्हिच इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी डीलिस्टेड एज पर डीलिस्टिंग रेगुलेशन. ओके, इसका तो सीधा सीधा आंसर दिया गया है. 4-5 पॉइंट दिए, वो बायबैक के बाद, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद, सीधे 4 पॉइंट्स आपको, 4 पॉइंट्स ही हैं एक्चुअली इसके जो सीधे सीधे क्लियरली वहां पर दिए गए हैं, जो इसी रेगुलेशन नंबर 4 में कवर हो जाते हैं. द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी. ये 4 पॉइंट्स यहां अपने को लिखना है. ठीक है बच्चों, लास्ट पार्ट पर आते हैं अपन, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो एक और केस स्टडी है. डायमंड कंपनी लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑन 21 May 2018 एज पर LODR विद BSE. ओके, company planned to conduct a board meeting of directors on 28 June 2018 for consideration of annual financial results. Okay, 21st May 18 you got listed, and then there's a board meeting wherein you have to discuss the annual financial statements on 28 June 18. Okay, where the company needs to give prior intimation to BSE. Of course, yes, LODR regulation 29 specifically board meetings जिसमें financial statements का discussion होना है कि सूचना आपको देनी पड़ती है. Explain the matter for which prior intimation of the board meeting shall be given to BSE. वहीं ठीक उसके नीचे ही आ जाते हैं और भी रेगुलेशन है. बैक टू बैक 2-3 रेगुलेशन है ना बच्चों. आप डिविडेंड्स दे रहे हैं, या IPO FPO की प्लानिंग है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है, राइट, या फिर आप बाय बैक कर रहे हैं, वॉलंटरी डीलिस्टिंग हो रही है. इन सब से संबंधित जो मैटर्स आपको बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना है, वो सारी की चीजें उन सभी बोर्ड मीटिंग्स की प्रायर इंटिमेशन जाती है. तो वो दोनों तीनों रेगुलेशन बैक टू बैक जो आ जाते हैं 29 के आसपास, वो सब अपने को यहां पर लिखना है. स्पेसिफिकली 29 आपके पार्ट 1 से जुड़ा है. क्या BSE को इंटिमेशन देना जरूरी है? तो ऑफ कोर्स यस, लिस्टेड कंपनीज को बोर्ड मीटिंग की इंटिमेशन देना होती है. ठीक, चलो भाई क्वेश्चन 2 के दूसरे पार्ट पर आते हैं. ऑल्टरनेट क्वेश्चन 2A अब अपने सामने आ रहा है, और ऑल्टरनेट क्वेश्चन 2A में क्या है? पहला पार्ट बोल रहे हैं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डीलक्स लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, व्हाट विल बी योर रोल इन मॉनिटरिंग ट्रेडिंग विंडो एज पर इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन? वेल, कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट अपन है और अपने को ट्रेडिंग विंडो के संबंध में इंश्योर करना है. वेल यार, सीधे सीधे यहां पर अच्छा, रेगुलेशन फॉर ट्रेडिंग प्लान्स जो दिया है, आपको ध्यान होगा ना ट्रेडिंग प्लान्स का रेगुलेशन कौन सा था भाई? रेगुलेशन 5 था, जहां पर अपने को बताया गया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग प्लान बनाता है, फिर उसके बाद कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव कराता है, फिर वो पब्लिक डिस्क्लोजर पर जाता है, फिर उसके 6 महीना बाद ट्रेडिंग शुरू होता है. फिर ये ध्यान रखना है कि जब आपके कोई भी UPSI कंपनी में होना है, डिस्कशन होना है, तो उस दौरान ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाता है. साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया है रेगुलेशन 5 में कि एक नो ट्रेडिंग पीरियड होता है जो कमेंस होता है फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 20 डेज प्रायर से, और जाके खत्म होता है 2 ट्रेडिंग डेज आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जो 20 डेज प्रायर 2 डेज आफ्टर वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें ट्रेडिंग नहीं होता है. ये 4-5 पॉइंट है जो अपने को यहां लिखना है. मोस्टली ट्रेडिंग प्लान्स जो है उनके प्रॉपर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू मॉनिटर ट्रेडिंग विंडो. सीधा सीधा ट्रेडिंग प्लान नहीं कोट करेंगे अपन, ट्रेडिंग प्लान्स के रेगुलेशन कोट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी ट्विस्टेड है ना. वो बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग विंडो को मॉनिटर करने के लिए क्या करना है, तो प्लान बनाए कि नहीं बनाया इनसाइडर ने, ये देख लो. फिर प्लान के साथ साथ ये चेक कर लो कि जो प्लान्स बनाए गए हैं उनको कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव कराया कि नहीं, वो पब्लिक डिस्क्लोजर में गए कि नहीं गए, ट्रेडिंग विंडो जब क्लोज होती है तब वो है कि नहीं. वो सब पॉइंट है जो कि अपने को यहां पर लिखना है. समझ गए क्या इतना सब? ठीक है, चलो अगले पर आओ. अगला क्या ऑप्शन दे रहे हैं? गोविंद लिमिटेड प्रपोजेस टू इशू
गोविंद लिमिटेड क्या कर रहा है भाई? गोविंद लिमिटेड इशू कर रहा है, क्या कर रहा है? 20 लाख शेयर वॉरेंट्स इशू कर रहा है प्रमोटर्स को. शेयर वॉरेंट्स गिव्स एन ऑप्शन टू बाय शेयर्स एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस. ओके, प्राइस ट्रेंड जो आ रहा है आपका वो कुछ इस तरह से कि क्लोजिंग प्राइस ऑन द रेलेवेंट डेट इज 250, एवरेज वीकली हाई एंड लो of the closing price during the 26 weeks preceding to the relevant date. Okay, preferential allotment से related question है, specific समझ पड़ रहा है. 275 आ रहा है और 2 हफ्ते पहले का एवरेज वीकली हाई एंड लो आ रहा है 280. अपने को क्या करना है? मिनिमम प्राइस एट विच शेयर वॉरेंट्स इज टू बी अलॉटेड. बहुत सिंपल सा तो कैलकुलेशन है यार वो. इट शुड नॉट बी लेस देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग. बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है. 26 हफ्ते 2 हफ्ते का प्राइस लेते हैं एंड देन इट शुड नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द टू. हायर ऑफ द टू 175 है और नहीं 275 है और 280 है. हायर ऑफ द टू से लेस नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम क्या होगा हमारा? 280 होगा भाई यहाँ पर. ठीक है क्या? मिनिमम 280 होगा. अब ये कैलकुलेट करो कि प्रमोटर को कितना पैसा देना है. कैलकुलेट द अमाउंट पेबल बाय द प्रमोटर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. 25% होता है ना, 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू. 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू कैसे निकालना है भाई अपने को? अलॉटमेंट क्या है अपना? किस प्राइस पर अलॉटमेंट कर रहे हैं अपन 280 पे कर रहे हैं, राइट? 280 का 25% निकाल लेंगे अपन. यही कर लेंगे. 280 का 25% निकाल लेंगे. 280 का 25%. अच्छा भैया मैथ्स का कैलकुलेशन मैं तो ना आज भी ऐसे ही करती हूँ यार. इट हैपेंस टू बी रियली इजी व्हेन यू डू द कैलकुलेशंस लाइक दिस. तो उससे ना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है. और 25% मैंने निकाल लिया, 70 रुपये आ गया इस कैलकुलेशन से. 280 का 25%, 4 भाग में तोड़ भी सकते हैं ना, तो भी ऐसा हो जाएगा ना 25%, क्योंकि 25 is 100. तो 4 भाग में तोड़ लिया हमने 280 को. 7 4 are 28. 70 रुपये आ गया. 70 रुपया जो है वो अमाउंट पेबल बाय द प्रमोटर्स है भाई. आंसर आ गया है हमारा. ठीक है, पार्ट 3 पाइए. Increase in voting rights in a target company by any shareholder pursuant to buyback is exempted from the obligation to make an open offer subject to certain condition. Okay, यहाँ पर substantial acquisition of share and takeover regulation कोट करेंगे भाई. Substantial acquisition of share and takeover regulation में सीधा सीधा पॉइंट दिया गया है. रेगुलेशन 2 का पॉइंट है ये, जहां पर अपन सेक्शन 68 का भी तो चाहे रेफरेंस दे सकते हैं. ठीक है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ खासा टेक्निकलिटी नहीं है इसमें. फिर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म इज नॉट मैंडेटरी. एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन विद रेफरेंस टू डिपॉजिटरीज एक्ट. ओके, ये ऑप्शन है. ठीक है, डिपॉजिटरीज एक्ट में ये दिया गया है, ये ऑप्शन है कि इन्वेस्टर्स चाहें तो फिजिकल मोड में रख सकते हैं सिक्योरिटीज को. इवन इफ उन्हें ई मोड में मिली है वो बाद में उसे फिजिकल मोड में कन्वर्ट करा सकते हैं, रीमैट करा सकते हैं. बस एक स्पेसिफिक पॉइंट जो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा वो ये है कि विद द लेटेस्ट अपडेटेड गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी, अब अगर ट्रेडिंग आपको करना है ना तो ट्रेडिंग परमिसिबल नहीं होगी. ट्रेडिंग फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकती है. ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज का डीमैट मोड में होना जरूरी है. बाकी सिर्फ होल्ड करना है. एंड सिंस द क्वेश्चन इज ओनली अबाउट होल्डिंग, तो होल्डिंग तो आप कर ही सकते हैं फिजिकल मोड में. यस, इट इज परमिसिबल एंड इट इज नॉट मैंडेटरी. इतना अपने को लिखना है. टू द पॉइंट. अर्जुन की तरह सिर्फ मच्छी की आंख पे निशाना लगाना है. याद रखिए, इधर उधर का नहीं चाहिए अपने को. टू द पॉइंट, जितना पूछा है उतना लिखना है. दैट्स इनफ टू सिक्योर गुड मार्क्स. ठीक. फिफ्थ पार्ट पर आ रहे हैं. फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं भाई? तो फिफ्थ पार्ट जो है वो बेस्ड है एक और प्रैक्टिकल केस स्टडी पे. क्या है भाई? सेबी हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 25 crore ऑन सनसेट कंपनी. However, due to problem of liquidity, the company is unable to pay the amount. Okay, you have to explain how the amount can be recovered by SEBI. Okay, ये Securities and Exchange Board of India Act 1992 वाले चैप्टर में रिकवरी ऑफ अमाउंट्स का जो प्रोविजन है वहीं पर सीधा और डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन है बच्चों. और यहाँ पर जो सेक्शन कोड होता है वो 28A है. आपको ध्यान होगा 28A और B दो छोटे छोटे से सेक्शन एकदम आखिरी में आते हैं. रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए हम आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हैं, बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, आपके रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं जो आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज बेच करके पैसा रिकवर कर देगा, तो वो कर सकते हैं. और 28B एक छोटा सा पॉइंट आता है जो ये कहता है कि यदि आप नहीं पे कर पाते हैं इनटू डेथ तो आपका लीगल हायर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. बस वो चीज डालना है अपने को यहाँ.
ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन 3 हो गया। हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? एक और केस स्टडी है। ओके, जीके लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर्स है 8 करोड़, प्रेफरेंस शेयर्स है 5 करोड़, नेट वर्थ है 15 करोड़। ओके, 31 मार्च 19 को मैनेजमेंट इंटेंड्स टू इंप्लीमेंट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर एलओडीआर। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में you are required to prepare draft agenda for the board meeting on applicability of the above provisions। यहाँ तो लगना ही नहीं है क्योंकि प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया से कम है हमारी। ओके, ऑल्सो एडवाइज ऑन द सिचुएशन इफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीजेस टू 15 करोड़, प्रेफरेंस टू 8 करोड़ एंड नेट वर्थ टू 35 करोड़, तो क्या होगा भाई? कोड ऑफ कंडक्ट का प्रोविजन लिस्टेड एंटिटीज पर एज पर एलओडीआर सिर्फ तब लगता है जब उनकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है। ठीक है, सर्टेन एंटिटीज पर ये चीज का एग्जेम्पशन है। इफ यू रिमेंबर 10 करोड़ का क्राइटेरिया दिया है हमको पेड अप शेयर कैपिटल में, नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, और जो नेट वर्थ है यहाँ कितनी अपनी नेट वर्थ 15 करोड़ है, वो दिया है 25 करोड़ का। ओके, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है इफ इट इज नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़, तो कोड ऑफ कंडक्ट लगना ही नहीं है भाई। यानी हमारा तो इक्विटी कैपिटल 8 करोड़ है और नेटवर्थ भी 15 करोड़ है, इस हिसाब से तो ये वाले पार्ट पे तो हमारी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एजेंडा टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग इन द पर्व्यू ऑफ दीज रेगुलेशंस। ठीक है, हाँ, यदि इक्विटी शेयर कैपिटल 15 होती है तो वो 10 से ज्यादा हो जाएगी, नेटवर्थ 35 होती है तो वो 25 से ज्यादा हो जाएगी ऑफकोर्स, तब जरूर हमें जरूरत पड़ेगी कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करने की। इतना सा आंसर है बस, एजेंडा की कोई जरूरत ही नहीं है हमको क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई इसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक और केस स्टडी। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी है आरपी लिमिटेड, it's planning to issue an IPO in 2019 for which the draft of a document is proposed to be filed in September 19। okay, कुछ डेटा दिया है पिछले 3 साल का। ओके, आईपीओ की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, याद रखो आईपीओ में 2 मेजर रेगुलेशंस हैं जो सबसे ज्यादा काम के होते हैं आईसीडीआर में। पहला रेगुलेशन 5 एंटिटीज जिन पे रिस्ट्रिक्शन है जो नहीं ला सकते, और रेगुलेशन 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हालांकि आगे फिर रेगुलेशन 7 भी आता है जनरल कंडीशन, रेगुलेशन 8 आता है जिसमें ऑफर फॉर सेल से आईपीओ तो कंडीशन होती है। तो अभी एक मेन काम 5, 6, 7, 8 का है। अब देखो यहाँ क्या है, 3 साल के फिगर दे रहे काय के भाई, नेट टेंजिबल एसेट, मॉनेटरी एसेट्स, ओके, और नेटवर्थ दिए। एडवाइज द कंपनी वेदर दे कैन प्रोसीड विद आईपीओ। ओके, आईपीओ से प्रोसीड करना है क्या? तो आईपीओ से प्रोसीड करने के लिए क्या करेंगे? सीधा सीधा रेगुलेशन नंबर 6 पर चेक ऑन करो। क्वेश्चन कितने मार्क का है हमारा? 5 मार्क का है ऑलरेडी 3 पार्ट से, इसलिए हम रेगुलेशन 5 तो कोट कर ही नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं है कि कब वो रिस्ट्रिक्टेड है। सीधे बस हम नेट टेंजिबल एसेट्स वाले क्राइटेरिया पे जाएंगे। आपको ध्यान है रेगुलेशन नंबर 6 के सब रेगुलेशन 1 में 4 क्लॉजेज आते हैं। पहला नेटवर्थ पर बेस्ड है, दूसरा मिनिमम एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे बेस्ड है, फिर नेटवर्थ का है और फिर चेंज इन नेम का है। हमें यहाँ पर जो फिगर्स दिए वो सिर्फ नेट टेंजिबल एसेट्स और नेटवर्थ के, प्रॉफिट वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं, राइट? क्या है ये फिगर्स? तो नेट टेंजिबल एसेट्स बोल रहे हैं भैया हम इशू का प्लान कर रहे हैं, गुडनेस में प्लान करें ना बच्चों। ओके, तो इससे पहले 17-18 की नेट टेंजिबल एसेट्स दिए 7, 8, 5। नेट टेंजिबल एसेट्स एटलीस्ट 3 करोड़ की होनी चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ 12 मंथ्स ईच, पॉसिबल है। ऑफ विच नॉट मोर देन 50% शुड बी हेल्ड इन द मॉनेटरी एसेट्स। 50%, 7 का भी नहीं है, 8 का भी नहीं है, 1 का भी नहीं है, मतलब मॉनेटरी एसेट से भी हम क्लियर हैं। नेट वर्थ जो है वो एटलीस्ट 1 करोड़ की होनी चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल फाइनेंशियल ईयर्स, वो भी है हमारी पिछले 3 साल में, यानी हम आईपीओ में तो आगे बढ़ सकते हैं भाई, राइट? हम हमारे इस आईपीओ में तो आगे बढ़ सकते हैं। फिर विल योर आंसर बी डिफरेंट? वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एसेट्स इज 4 करोड़। अच्छा, 16-17 में, सिर्फ 16-17 में मॉनेटरी एसेट्स 4 करोड़ हो जाएगी, तब भी ये 50% ही रहेगी। इट शुड नॉट मोर देन 50% शुड बी हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट, ये है ना पॉइंट। तो 4 होती भी है तो 8 का 4 50% है, 50 अभी भी नॉन मॉनेटरी है, बढ़ सकते भाई आगे, इसमें भी ये भी पॉसिबल है। हाउ विल यू डील विद द सिचुएशन इफ द कंपनी हैज मॉनेटरी एसेट्स ऑफ 5 करोड़ इन 17-18? 17-18 पे आओ, 17-18 का है, 17-18 की मॉनेटरी एसेट्स, ये 5 नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये 50% से ज्यादा हो जाएगा।
है ना। हमारा जो नेट टैंजिबल एसेट्स है वो 7 करोड़ है और उसमें से मॉनेटरी एसेट्स 5 करोड़ हो जाएगी, तो ये तो 50% से ज्यादा है। मतलब हम इस साल आईपीओ ला सकते हैं, हम ऐसी स्थिति में भी आईपीओ ला सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में हम आईपीओ नहीं ला सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? क्लियर हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अरे बाबा बड़ा 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 क्वेश्चन है ये तो। ओके, Nova Limited is an Indian company that is engaged in the business of manufacturing of automotive equipments. Okay, equity shares are listed on NSE. Nova के स्टार इन्वेस्टमेंट वेंचर्स, जिसको शॉर्ट में स्टार बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ओज 16% इन नोवा. ओके, स्टार हैज 16% स्टेक इन नोवा. मून इन्वेस्टमेंट ओज 14 इन नोवा. ओके, नोवा में 16% स्टेक है स्टार का, 14% स्टेक है मून का. Star and Moon have also been classified as promoters of Nova in its shareholding pattern over 5 years. Okay, ये promoters भी हैं. As decided by the management of Star and Moon, it is proposed that Moon will be observed by Star through a scheme of arrangement. Okay. Pursuant to which Star's shareholding in Nova will increase to 30. Of course, 16 plus 14 हो जाएगा क्योंकि वो scheme of arrangement में उसमें आ रहे हैं, तो 16 और 14 30 हो जाएगा. Shares will be transferred and the shareholders will become the shareholders of Star only. Entire consideration for amalgamation would be discharged by Star by issue of shares. Okay. The scheme is likely to be completed and approved by NCLT, okay, sometime during the financial year of 1920. Okay भाई, हमें NCLT से भी अप्रूवल मिल चुकी है. अब NCLT से भी अप्रूवल मिल चुकी है. ठीक, क्या बोल रहे हैं हमसे, क्या पूछ रहे हैं? Explain the provisions and conditions under Regulation 10 Subregulation 1 Clause D Subclause 3 of SEBI's SAST for availing the exemption. Okay भाई, यहाँ पर तो सीधा सीधा अपने को कोट करना है कि अपन ये एग्जेम्पशन, सीधा सा तो रेगुलेशन पूछा है, सीधा किताब में दिया हुआ ये तो कॉन्सेप्ट कि एग्जेम्पशन कैसे अवेल कर सकते हो. पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम 25%. ठीक है, सीधे सीधे तो पॉइंट है, ये तो किताब में सीधा मिल गया होगा आपको आंसर अगर आपने देखा होगा इसे. तो दूसरा पार्ट इसका कहता है, वुड द ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ नोवा एंड स्टार बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ओपन ऑब्लिगेशंस. वेल यस, ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा. क्यों मिल जाएगा भाई? क्योंकि पहली चीज तो जो एक्विजिशन हो रहा है वो एनसीएलटी की कंसेंट से हो रहा है. लिखे नहीं है, एनसीएलटी आया था समटाइम इन 1920. यस, एनसीएलटी की कंसेंट भी आ रही है. एंटायर कंसिडरेशन अक्वायरर ही पे कर रहा है, स्टार ही पे कर रहा है. ओके, कैश में कुछ नहीं जा रहा है. पोस्ट मर्जर स्टार विल इशू शेयर्स टू द होल्डर्स. ठीक है, सारे तो पॉइंट आ रहे. यस, एलिजिबिलिटी भी है इस तरीके के इस ऑब्लिगेशन से, इस ओपन ऑफर के ऑब्लिगेशन से आपको एग्जेम्पशन की एलिजिबिलिटी भी है. सीधा सा पॉइंट है, सीधा क्लियर स्टडी मटेरियल में दिया हुआ, उठा के देखेंगे रेगुलेशन तो मिल जाएगा. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ऑम्बड्समैन पर आधारित. ओके, An ombudsman has issued an award in complaint proceeding to your company. Okay, agree by the award of ombudsman, directors have decided to file petition before SEBI. As a company secretary, advise the board of your company regarding provisions and procedures to be adopted for filing the petition. Straight away कैसे award मिलता है और फिर उसके बाद कैसे उसका review होगा वाला जो provision दिया है. The award एंड रिव्यू एंड पिटिशन फाइलिंग के सीधे सीधे प्रोविजन ये किताब में दिए गए हैं. बस यही कोट करना है. बस आइएगी क्योंकि क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो प्रोसीजर के साथ साथ आगे कैसे अवार्ड मिलता है, उसका रिव्यू कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजें बतानी पड़ेगी बच्चों. 8 नंबर का क्वेश्चन है. ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या आ रहा है? XYZ प्रमोटर्स है केपी लिमिटेड के. ओके, They submitted documents for delisting on BSE. The company received the delisting order on 31st of July 2019. The management hired a practicing company secretary for successful completion of the delisting process. Now you are required to prepare a board note as to what information should be given in the public announcement. सीधा सीधा सा तो पार्ट है यार. This was something a really हाथ में मिला हुआ लड्डू टाइप का क्वेश्चन. बोर्ड नोट कैसे बनाते हैं वो प्रोफोर्मा हम डिस्कस करते हैं हमेशा क्लास में. टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सो एंड सो कंपनी सब्जेक्ट दियर सर्स, और उसके बाद पूरा जो भी पॉइंट है पब्लिक अनाउंसमेंट के, जितने जितने पॉइंट आपको दिए गए स्टडी मटेरियल में वो सीधे सीधे यहाँ आ जाते हैं. 7-8 पॉइंट है ना फिर, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 7 मार्क्स का है पब्लिक अनाउंसमेंट के.
और नंबर आपकी जेब में। बस राइटिंग बढ़िया चाहिए, राइटिंग कंटेंट प्रेजेंटेशन बढ़िया चाहिए, नंबर पूरा है। चलो भाई पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। पार्ट 2 पर आगे आ रहे हैं। पार्ट 2 में तो कैलकुलेशन आ रहा है फिर से। ओके, कॉल एंड पुट ऑप्शन का कैलकुलेशन है। बड़ा सा क्वेश्चन है। निफ्टी वाज ट्रेडिंग एट 11,025 ऑन 1st of January 2019। ओके, एट NSE। निफ्टी का इंडेक्स 11,025 का दिया है। पुट ऑप्शन 10,800 विथ एक्सपायरी डेट ऑफ 28 फरवरी 2019 अवेलेबल एट 50 पर लॉट। कॉल ऑप्शन 11,300 सेम डेट दैट इज 28 फरवरी 19 अवेलेबल एट 30 पर लॉट और एक लॉट का साइज 75। ये सबसे ज्यादा मैंने हाईलाइट कर लिया हमने। गणेश इज अ रेगुलर ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। उसने 2 लॉट परचेस करे हैं पुट ऑप्शन के। ओके, 2 लॉट पुट के लिए है, हाईलाइट कर लो इसको। और 10,800 के और एक लॉट लिया है 11,300 कॉल ऑप्शन का। ओके, 22 फरवरी 2019 को निफ्टी इंडेक्स वाज ट्रेडिंग एट 10,850। Ganesh wants to square off these transactions at the time of squaring off. Call option of 10,800 would be sold at 80. Okay, and put option at 5. ओहो, आपको निकालना है नेट गेन या लॉस फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन कंसीडरिंग द ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड ब्रोकरेज इज फिक्स्ड एट 100 पर लॉट। ओके, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है भाई। इस कैलकुलेशन में तो पहले तो अपन निकालेंगे सेल का कितना, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना है तो सेल भी निकालना है और साथ ही साथ आपको उसका पूरा जो कॉस्टिंग आया है, यहाँ पर जो कॉस्टिंग दिया है वो सब भी निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अभी इस कैलकुलेशन में क्या, पहले सेल प्रोसीड्स पर जाएं अपन। ओके, सेल प्रोसीड्स पर जाएं, यही करते हैं यार कैलकुलेशन, इट वुड बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सेल टोटल कैसे निकालो, पुट ऑप्शन कितने खरीद, पुट ऑप्शन कितने एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने को, कहाँ है पुट ऑप्शन, थोड़ा सा अपन इसको हाईलाइट करते चलते हैं। कहाँ गया भाई अपना पुट ऑप्शन। ओके, ये रहा, यहाँ पर 5 रुपया पर है। ठीक है, 5 रुपया पर है पुट ऑप्शन। गणेश ने कितने लिए थे पुट ऑप्शन, 2 लिया था। ठीक है, और पर लॉट का क्या था साइज, 75 था। ओके, और ये कॉल हो गया और कॉल कॉल कॉल, ये पुट ऑप्शन हो गया अपना। ठीक है, कॉल ऑप्शन का क्या प्राइस था, 80 बोले थे ना अपने को। यस, ये 80 था। इन्होंने कितना लिया था, इन्होंने एक ही लिया था, 1 लॉट ऑफ कॉल ऑप्शन लिया था। ओके, और 75 था। ठीक है, सो दिस वुड बी 80 इंटू 1 इंटू 75। ठीक है भैया, ये 5 इंटू 2 इंटू 75 आ गया आपका 750। 80 into 1 is 80 and into 75 it is going to be 75, 6,000। ओके, 80 into 75, 6,000। ठीक है भैया, तो टोटल सेल प्रोसीज आपकी आ गई है 6,750 की। ठीक है, अब कॉस्टिंग निकालो। कॉस्टिंग भी दे रहे हैं अपने को, यहाँ पर कॉस्टिंग भी दे रहे हैं पुट ऑप्शन की। कॉस्टिंग क्या खर्चा जा रहा है पुट ऑप्शन का, इट वॉज अवेलेबल है 50 पर लॉट, राइट, तो 50 आया। फिर पुट ऑप्शन 2 थे। ओके, और 75 का लॉट था अपना, राइट। और कॉल का खर्चा क्या था बच्चों, 30 था, तो 30 और एक ही एक्सरसाइज करा था ना इसका अपन ने। ठीक है, 1 इंटू 75। ओके भाई, तो 50 इंटू 2 इंटू 75, 50 इंटू 2 100 इंटू 75 750, 30 इंटू 1 इज 30 इंटू 75, 30 इंटू 75 7,500 आ गया भाई। ये 50 इंटू 2 था ना अपना ये, हाँ 50 इंटू 2 था, 50 इंटू 2 100 हो गया, 100 इंटू 75 7500 हो गया, 30 इंटू 1 30, 30 इंटू 75 करने जाएंगे 2,250 हो गया। टोटल हो गया 9 5 5 और 2 7 9 750 हो गया अपना, ये 9,750। ओके, एज पर दिस तो ग्रॉस लॉस आ गया है हमारा, क्योंकि सेल प्रोसीड्स 6,750 की निकल करके आई बच्चों। सेल प्रोसीड 6,750 की है, कॉस्टिंग 9,750 की है, तो इस हिसाब से तो हमारा इस क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस आ रहा है 3,000 का ग्रॉस लॉस है। खर्चे ब्रोकरेज दे रहे हैं, खर्चे ब्रोकरेज हम इसमें ऐड कर लेंगे, खर्चे ब्रोकरेज ऐड हो जाएंगे हमारे। ठीक है भाई, ओके, 9,750 9,750 और 6,750। ओके, 3,000। यस, ग्रॉस लॉस जो है आपका वो आ जाएगा यहाँ पर 3,000 का।
पर लॉट के हिसाब से 100 रुपया का ब्रोकरेज भी ऐड कर देंगे। ओके, दिस इज हाउ यू गेट आंसर। 100 रुपए का ब्रोकरेज और ऐड कर लीजिए बाय और सेल के हिसाब से और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। सो दैट इज हाउ, दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। एक क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट पूछ लिया गया था, बस पुटअप करिए वैल्यूज को एंड यू हैव द आंसर। ग्रॉस लॉस आपके सामने है, ब्रोकरेज इसमें ऐड कर लीजिए, बाय सेल दोनों का करिएगा क्योंकि लिखा है वहां 100 रुपया पर लॉट बाय एंड सेल करना है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है डिबेंचर ट्रस्टी शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ओके, लिस्टिंग अग्रीमेंट एंड ट्रस्ट डीड। In light of the above statement, what do you have to do? You have to enumerate various responsibilities of trustee. डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993 सीधे सीधे दिए गए पॉइंट्स हैं डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस में ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेदर इट इज अबाउट इंश्योरिंग कि ट्रस्ट डीड का कंप्लायंस हो, whether it is about ensuring कि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को टाइमली इंटरेस्ट पे करे, किसी तरह का कोई भी नॉन कंप्लायंस अगर होता है तो फिर ऐसी स्थिति में सेबी को टाइमली इंटीमेशन देना है। ऐसे 5-7 पॉइंट जो है ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी के सीएल में भी कवर होते हैं यार, ये तो सीधा सीधा लिख लो, नंबर सीधा सीधा जेब में मिल जाएगा। ओके चलो भाई आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़े और सी पार्ट पर आए। सी पार्ट क्या है अब? Raman issued 50 lakh equity shares at a price of 200 per share. Okay, Raman Limited issued 50 lakh equity share, 200 रुपए प्रति शेयर. Company provided green shoe for stabilizing the post listing price. Post listing price, okay, green shoe facility ले रहे हैं. The issue was oversubscribed and it was decided that stabilizing agent would borrow maximum number of shares. 15% होता है ना, यहीं पर ही रिकॉल कर लिया करो ताकि आगे आता है कि एक्साइटमेंट में गलती नहीं हो। 15% मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है ग्रीन शू ऑप्शन में, ठीक। ही वुड बोरो मैक्सिमम शेयर्स एज पर आईसीडीआर ड्यू टू राइज इन प्राइस कंपनी, ओके, ग्रीन शू पीरियड में प्राइस राइज हुआ, ओनली 5 लाख शेयर्स कुड बी बॉट बैक एट द प्राइस ऑफ ₹180। 3 चीजें निकालना है आपको। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स दैट द स्टेबलाइजिंग एजेंट needs to borrow in this case at the time of allotment and explain the same with the relevant provision. Well, वो तो हमने ऊपर लिख ही लिया है, सीधा सीधा दिया गया है कि मैक्सिमम 15% तक का ही शेयर्स यहां पर ग्रीन शू एजेंट ले सकता है, ठीक। दूसरा क्या बोलते हैं? Explain the responsibility of issuer company in the above case with respect to shortfall. Okay, अभी shortfall हो गया क्योंकि प्राइस राइज हो गया, तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या कर पाई थी? कंपनी जो थी वो जो डिफरेंस आ रहा है 5 लाख ही दे पाई ना भाई, है ना? हाँ, यहाँ लिख रहे हैं ना 5 लाख ही दे पाई, तो ये जो 2.5 लाख है ये फिर कहाँ चले जाएंगे भाई? ये डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे, ग्रीन शू डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए, राइट। वो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट क्या है इसका? कैलकुलेट द अमाउंट इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ओके, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाएगा ना। हम 50 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे थे, 50 लाख इक्विटी शेयर्स आपने इशू करे थे, ओके, और 50 लाख आपने 200 पर शेयर पे दिए थे, राइट। ओके, वी हैव 50 लाख, ठीक है, वी हैव 50 लाख और 200 पर शेयर पर अलॉटमेंट कितने पे हुआ था बच्चों? 180 पे हुआ था। ये देखो यहाँ लिखा है बॉट बैक एट द प्राइस ऑफ ₹180, बाय बैक कितने पे हुआ? तो 200 में से 180 लेस कर देंगे ना। ओके, 200 में से 180 लेस कर देंगे, ठीक है। ओके, वी हैव द आंसर ओवर हियर। दिस इज द अमाउंट दैट शैल बी ट्रांसफर टू आईपीएफ, 1 करोड़ रुपया, क्योंकि 50 लाख शेयर्स हैं। 50 लाख जो है जस्ट अ सेकेंड, जरा रुको, अपन एक बार इसको और चेक कर लें, ठीक है, 1 मिनट रुको। रमन लिमिटेड इशूड 50 लाख शेयर्स यार एट अ प्राइस ऑफ 200 पर शेयर। कंपनी प्रोवाइडेड ग्रीन शू, ठीक है, ठीक है। फिर ओके, हम 5 लाख ही तो कर पाए थे। ओके, हम पूरे कहाँ कर पाए थे भाई? 50 लाख का कर पाए थे, तो यहाँ पे से तो फिर 1 जीरो हटाना पड़ेगा। हम तो सिर्फ 5 लाख ही दे पाए थे, ओनली 5 लाख वुड बी बॉट बैक, सो इन दैट केस ये सिर्फ 5 लाख पे ही जाएगा बच्चों। इट वुड बी 5 लाख इंटू 20, ठीक है भाई, इट विल बी 5 लाख इंटू 20, ठीक है। चलो, ये आंसर इस तरीके से निकल आएगा अपना। अगले पार्ट पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6।
जिसमें फिर से ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, इसमें 6 या 6A जो है ये अपने को करना है। तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन दिख रहा है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, बैंकर टू एन इशू कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज। यार ये तो अपने पार्ट बी में जो 2 चैप्टर दिए गए हैं उसमें इंटरमीडियरीज पर आधारित सीधे सीधे डायरेक्ट हैं। बैंकर टू एन इशू क्या करता है, सीधा सा बता सकते हैं आप कि ये इशू से संबंधित जो भी बैंक से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज हैं, वेदर इट इज कलेक्शन ऑफ फंड्स और इट इज इन रिलेशन टू एनी अदर थिंग लाइक रिफंड ऑर्डर्स देना, वो सब चीजें हैं। कस्टोडियन जो रहता है वो सिक्योरिटीज की और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की कस्टडी के लिए रहता है। रेगुलेशन नंबर कोट कर दीजिए। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए डॉलर डिनोमिनेटेड रहते हैं। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इंडियंस के लिए है बाय द कंपनीज आउटसाइड। SCSBs एसबा में इनका अपन यूज करते हैं। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट जब फैसिलिटी होती है तो SCSBs आते हैं। यही अटेम्प्ट करा होगा आप में से मैक्सिमम लोगों ने, आई कैन मेक आउट, क्योंकि सीधे सीधे ही तो लिखना था, बस सारे डायरेक्टली पूछे गए छोटे छोटे से ऑप्शंस थे और सब 3-3 नंबर के लिए थे। खैर पार्ट बी जो है वो भी थ्योरी ही है। इसका जो दूसरा पार्ट दिया 6A, व्हाट डू यू नो अबाउट मार्केट सर्विलेंस, डिफरेंट वेज ऑफ मार्केट सर्विलेंस। ओके, स्टॉक एक्सचेंज में हम सर्विलेंस यानी कि टू पुट अ चेक ऑन द मार्केट एक्टिविटीज, मार्केट सर्विलेंस को इस्तेमाल करते हैं। और मार्केट सर्विलेंस में हमें सीधे डायरेक्ट बहुत सारे तरीके दिए गए हैं मार्केट सर्विलेंस के बच्चों, जो आपके स्टडी मटेरियल में क्लियरली मेंशन्ड है। वो सारे तरीके जिसमें अपन वो किल स्विच और सर्किट फिल्टर्स और वो सब लगाते, 5-7 पॉइंट्स जो थे वो यहाँ पर अपन लिख सकते थे। ऑनलाइन सर्विलेंस रहता है, ऑर्डर लिमिट अपन प्लेस करते हैं, वो एनी 5 to 6 पॉइंट्स यहाँ पर सफिशिएंट है। फिर रजिस्टर टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इंटरमीडियरीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट। प्री इशू और पोस्ट इशू वर्क बता दीजिए। अरे यार ये तो वो टेबल में सीधा ही तो दिया हुआ है। प्री इशू एक्टिविटीज, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, ब्रोशर्स तैयार करना, उन सबको सर्टिफिकेट्स को तैयार करना, टाइमली उनको छपवाना। आई गेस ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता था, कुछ खास था नहीं इसमें। एंड देन यू हैव द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई? Company Act 2013 has authorized equity share capital with differential rights as to dividend. Okay, as to dividend कौन सा सेक्शन था, याद कर लिया होगा ना अब तक तो आपने। सेक्शन कौन सा था भाई कंपनी एक्ट का? यहाँ पर सेक्शन नंबर 43 यहाँ पर कोट हुआ था। What you have to do is that briefly explain the conditions for issue of shares with differential voting rights. Okay, we have those 5 to 7 conditions. Articles में authorization, shareholder की approval, 74% से ज्यादा existing capital का ना हो, defaults ना हो, ऐसे 5-7 points है जो कि condition के clearly यहाँ पे दिए गए हैं, directly दिए गए हैं। And that's all about this question paper. इतनी चीजें हैं इस क्वेश्चन पेपर में एंड आई सपोज आप सभी लोगों ने अपने आंसर्स मार्क कर लिए हैं और आप समझ चुके हैं कि आपने क्या लिखा है। एंड I am pretty sure that this is going to be really rocking for all of you. So with our fingers crossed, we are now going to wait till 25th of February. In the meanwhile, हमारे YouTube channel को subscribe करिए. There are a lot of motivational, me talks, so many other latest updates that are available for you. आप उन्हें वहां देख सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। As if for now, thank you for attending this session. Bye bye. Take care.